Bond enthalpy is defined as the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी बात की जा रही है, और जो इसकी यूनिट है दैट इज कॉल्ड किलो जूल पर मोल। लेकिन इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी केवल तभी मेजर की जाती है जब कंपाउंड या मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में हो, यानी कि H2G को H गैसेस एटम में ब्रेक करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी H2 को ब्रेक करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 435.8 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर आपको H2 गैसेस मॉलिक्यूल को H गैसेस एटम में ब्रेक करना है तो आपको 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है वो जब ब्रेक होगा तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 498 किलो जूल पर मोल चाहिए। और अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होगा नाइट्रोजन एटम्स में तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी और ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें जो बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड H। इन केस ऑफ डाई ऑक्सीजन इट इज डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डाई नाइट्रोजन इट इज ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। डाई डबल बॉन्ड है उसमें थोड़ी कम हो रही है, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी इन तीनों में चाहिए होगा। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स किसी भी दो एटम्स के बीच में होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो आपके पास क्वेश्चन भी आता है डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया था। द क्वेश्चन कम्स व्हाई डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। जो डाई नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पर केमिकली इनर्ट रहता है। केमिकल इनर्ट का मतलब है रूम टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेचर ने देखिए कितना बढ़िया एडजस्टमेंट किया हुआ है। डाई ऑक्सीजन जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 498 किलो जूल पर मोल। आइदर आई से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी एक ही बात है। तो देखिए नेचर ने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। लगभग 21% हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% बाई वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन है, और लगभग 79%, 78 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो किसकी है, डाई नाइट्रोजन की है। लेकिन कभी भी डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करते अपने एटमॉस्फेयर में। क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी है, ज़्यादा है। 498 किलो जूल पर मोल, 946 किलो जूल पर मोल। और अगर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज कम होती तो ये डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते और हमारे एटमॉस्फेयर में सब इन्हीं के ही फॉर्म प्रोडक्ट होते। कैसे कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, NO मिलता, NO2 मिलता, N2O3 मिलता, N2O4 मिलता। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सब इन्हीं की औलादे होती, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इनके डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमें मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात होगी, बॉन्ड एंथैल्पी की बात होगी, तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन गैसेस स्टेट। इनका कहना ये है कितना मोल हो, 1 मोल हो। अगर आप ऐसे देख रहे हैं ना 2H2 तो इसकी अमाउंट भी कितनी जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी। डिफाइन करते समय हम सभी सब्सटेंस के 1 मोल ही केवल लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के जब वो गैसेस स्टेट में हो उसके 1 मोल बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ दी गई है। देखिए H2 की बॉन्ड लेंथ दी गई है 74। इन सभी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ दी गई है। जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन है। अगर आप 17 ग्रुप में हैलोजेंस में चलेंगे, 17 ग्रुप में आप हैलोजेंस में अगर देखेंगे एफ, सी एल, बी आर, आई, यहाँ पर एफ जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने जैसा आपको बताया बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ऐसी बात है बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, एटम एक दूसरे को उतने अच्छे से होल्ड रखेंगे और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उन एटम्स को तोड़ने के लिए। तो सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, F2 की। तो वो होती भी है देखिए 144। फिर Cl का साइज बढ़ गया 199 हो गया, Cl बॉन्ड Cl। ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया 228। I2 का बॉन्ड लेंथ और बढ़ गया 267। तो टॉप टू बॉटम चलने पर FCl BRI में जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती है, लेकिन जो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है वो आपको इस तरह का मिलता है। हैलोजेंस के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है Cl2 की, उसके बाद Br2 की, उसके बाद F2 की और उसके बाद I2 की। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कौन सी है? F2 वाली 144। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शनली जो F2 है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी Cl2 Br2 से भी कम हो गई। इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन हम ऐसे बताते हैं। F2 में जो एटम्स हैं F, बहुत ही छोटे एटम्स हैं और एटॉमिक नंबर F का होता है 9, यानी कि इस छोटे से एटम पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी शेल्स में प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में, ये दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाते हैं। दोनों में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये एक दूसरे पे रिपल्शन लगाते हैं। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो एफ के एटम्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर चले जाते हैं और इस तरह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि एफ का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 10, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 20 से ज्यादा है, 21 समथिंग मान लो। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा लगता है छोटे छोटे एफ एटम्स के बीच में, जिससे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से ये चाहेंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम लगे, तो थोड़े से ये एफ एटम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इसलिए बॉन्ड कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। और बॉन्ड वीक होने की वजह से जो F2 है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 Br2 से भी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके 12th में भी मैंने इसको 12th में भी इसका यूज़ रहेगा और 11th में भी आपको मैंने पढ़ा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा ही हो, एक्सेप्शंस भी हैं। हैलोजेंस के केस में एक्सेप्शंस हैं। छोटा साइज F2 का है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी F2 की है 144, लेकिन इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो Cl2 और Br2 से भी कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि F जो है वो छोटे एटम्स हैं और छोटे एटम्स पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा डेंस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से नेगेटिवली चार्ज छोटे छोटे एफ एटम्स के, ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ज़्यादा लगते हैं बड़े बच्चों के मुकाबले, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा छोटे छोटे एफ एटम्स के बीच में। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एफ एटम्स थोड़े से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और ओवरऑल जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है क्लोरीन की वो Cl2 और Br2 से भी कम हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इन केस ऑफ HCl
यहाँ देखिए डिफरेंट एटम्स हैं H और Cl, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी कब निकालेंगे, जब HCl कैसा हो, गैसेस स्टेट में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो Hg Clg थर्मोडायनेमिक्स में आप प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारी, उसमें आपको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl इज, तो आपको ये इक्वेशन अपने पास से लिखनी होगी जिसमें 1 मोल HCl हो और वो भी गैसेस स्टेट में, और ये ब्रेक होकर के Hg और Clg को रिलीज कर रहा हो। तो इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 431। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे H2O है, H2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2O को केस H2O के केस में आपको ये दो बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, O बॉन्ड H और O बॉन्ड H, और ये दो लोन पेयर यहाँ पर रहते हैं। तो ये तो आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें दो O बॉन्ड H हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों O बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी, तो आप गलत सोचते हैं। आ सकता है स्टेटमेंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो उसमें अगर ये लिखा है बोथ द O बॉन्ड H बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड एंथैल्पी, तो ये बात गलत होगी। देखिए आप H2 गैसेस स्टेट में जब है और इसको आपने एक O बॉन्ड H तोड़ा, यानी कि ये वाला मान लीजिए ये टूट गया, H अलग हो गया और ये OH बचा, आपका रिमेनिंग OH बचा, तो यहाँ जो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 502। लेकिन जब आपको अब सेकंड बॉन्ड तोड़ना होगा O बॉन्ड H वाला, तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी है, थोड़ी सी कम है, 427 है। यानी कि किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जिसमें एटम्स दो या दो से ज़्यादा हो, तीन या तीन से ज़्यादा होंगे, उनके केस में ज़रूरी नहीं है कि जो अगर सेम बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी सेम होगी। पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पहला वाला O बॉन्ड H टूटने के बाद कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और जिसकी वजह से सेकंड वाला O बॉन्ड H है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी अलग हो जाएगी। द डिफरेंस इन द डेल्टा AH0, यहाँ पे A एटम के लिए आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ही बोल सकते हैं क्योंकि एटम में फॉर्म में मिल रहा है ना ये एटम। द डिफरेंस इन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वैल्यू, इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं, shows that second O bond H bond undergoes some change because of change chemical environment. This is the reason for some difference in energy of O bond H bond in different molecules like C2H5 ethanol in water. तो ऐसा नहीं है कि जो O बॉन्ड H बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड एंथैल्पी है वो सभी मॉलिक्यूल में सेम होगी, अलग भी हो सकती है। इथेनॉल में देखेंगे तो ये बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगी। इथेनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, देखिए C2H5OH। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर भी O बॉन्ड H की जो बॉन्ड एंथैल्पी है बिल्कुल वैसे ही होगी जो O बॉन्ड H की वाटर के अंदर, तो आप गलत सोचते हैं। केमिकल रीजंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिफरेंट सेम एटम्स के बीच में या डिफरेंट एटम्स के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग हो जाती है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको बना के दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और आपको स्मार्टली उसको आंसर करना होगा। जैसे इन्होंने लिखे द डिफरेंस इन द enthalpy of atomization value shows that the second O bond H bond undergoes some change because of changed chemical environment. This is the reason for some difference in energy of O bond H bond in different molecules like C2H5OH and water. आपको दे सकते हैं which of the following statements is correct, तो क्या होगा, ये रीजन दे दिया आपको। The same O bond H bond in ethanol and water are different. The bond enthalpy of O bond H in ethanol and water are different। ये बात ठीक है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम एवरेज या मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर केस में दो O बॉन्ड H थे, दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी पता चल गई। पहले की पहला जो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो 502 थी,
और दूसरे के केस में जो एनर्जी थी कितनी थी 427 थी। दोनों को आपने ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी। Therefore, in polyatomic molecules, the term mean or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by the number of bonds broken as explained below. Right? तो इस तरह से हम पता करें। ये मैं आपको इसलिए इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लोग पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे इसको पढ़ाने के लिए। मैंने 12 मिनट से ज़्यादा दिए। वजह कि अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और उसमें स्टेटमेंट दिए थे करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राइट, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता तब चलेगा जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आपको पढ़नी है। या बॉन्ड ऑर्डर को मैं थोड़ा तेजी से कवर कर रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली हमें दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बताता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, देखिए आप यहाँ पे H2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 1, क्योंकि H सिंगल बॉन्ड H होता है। O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 2, N2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 3। तो सिंपली जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में किसी मॉलिक्यूल के अंदर बताता है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बात आपको बहुत ज़्यादा क्लियर तब होगी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाएंगे। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, उनकी बॉन्ड ऑर्डर सेम होती है। जैसे F2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 9 2 18 है। O2 2 नेगेटिव है, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, दो एटम्स हो 8 2 16 और दो नेगेटिव चार्ज यानी दो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उन स्पीशीज की बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी ऐसी स्पीशीज दे दी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी और आपसे कहें कि द बॉन्ड ऑर्डर रिजेंबल्स विद बॉन्ड ऑर्डर इज सेम टू द विच स्पीशीज, तो आप इसमें देख लेंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर किसमें सेम है। तो जितनी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। इस तरह से N2 है, जैसे 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ CO है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और O का 8 14, NO पॉजिटिव है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 7 और O का कितना हो गया 8 और एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो 14। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उनका बॉन्ड ऑर्डर सभी का सेम आएगा। यानी कि अगर आपको दे दें द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3 तो आप पूछ लें बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो आप ये देख लेना बहुत सिंपली कि वहाँ पे किस में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। वहाँ बैठ के कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होता, इस लाइन को याद रखी जाएगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन में समय का ही खेल है, आता सबको है, जो वेल इन टाइम कर लेगा वो ही सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, बॉन्ड ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं कैलकुलेट करते हैं वो हम बात को आपको बताएंगे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है, लेकिन उसे समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपको समझना है तो आप इसको, सॉरी रेजोनेंस को अगर आपको समझना है तो आपको ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में उसकी मदर भी जॉब करती है। तो जब तक वो बच्चा घर पे रहेगा वो अपनी मदर को यानी कि उस लेडी को माँ कह के पुकारेगा, और जैसे ही वो बच्चा स्कूल के अंदर एंटर होगा अपनी मदर के साथ तो वो उसको मैम कह के बुलाएगा। दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, वो एक ही लेडी है लेकिन उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं। घर पे अलग रोल है और स्कूल में उसका अलग रोल है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो लेडी है तो एक ही, लेकिन उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में अलग है और घर पे अलग है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है भागता हुआ पहुंच गया मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है मुझे लंच दे दो, ऐसा नहीं चल पाएगा। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की अलग अलग है। तो हमें क्या हुआ, हमें अगर कहा जाए कि भाई उस लेडी के बारे में कुछ बताइए, तो उस लेडी के बारे में अगर हमको सही से बताना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसके घर का रोल केवल बता दें या उसका जो स्कूल में रोल है केवल उससे बता दें। उस लेडी को डिस्क्राइब करने के लिए
हमें उसके दोनों रोल्स के बारे में ही बताना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ रेजोनेंस के साथ भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने आपके एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है O3 मॉलिक्यूल का, ओजोन का। यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे O डबल बॉन्ड O। यहाँ देखने से लग रहा है आपको कि O सिंगल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, एक्चुअल 148 pm होती है। और जो O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 121 pm होती है। तो देखने से लग रहा है आपको इधर सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, लेकिन जब आप ओजोन के अंदर ये O बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ को मेजर करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर आएंगी 128 pm, जो कि इंटरमीडिएट है O सिंगल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड O के। वन सिंगल बॉन्ड से कम है 128 और डबल बॉन्ड से कैसी है 121 से ज़्यादा है। तो ये ऐसा कैसे हो गया, इसको हम केवल और केवल रेजोनेंस की हेल्प से ही बता सकते हैं। और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा है, ये इन दोनों O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के बीच में जो है वो लगातार डीलोकलाइज करता रहता है, शिफ्ट कभी डबल बॉन्ड इधर कभी डबल बॉन्ड इधर। आप देखिए दूसरे में स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया। तो जब ये डबल बॉन्ड बहुत तेजी से इन दोनों O बॉन्ड O के बीच में शिफ्ट होता रहता है तो दोनों O बॉन्ड O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं आया है, कैसा आया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया है। और इसीलिए जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है ओजोन के अंदर O सिंगल बॉन्ड O की, that comes intermediate that of the single bond and the double bond। तो इस तरह से रेजोनेंस की ही जरूरत पड़ेगी इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, that why in case of ozone all the bond length of O single bond O is equal। जबकि आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाना होगा एक तरफ डबल बॉन्ड जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब भी आप इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे तो आपको दोनों बॉन्ड लेंथ O बॉन्ड O बराबर मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये लगातार इन दोनों O बॉन्ड O के बीच में शिफ्ट होता रहता है और इतना तेजी से शिफ्ट होता है कि दोनों O बॉन्ड O के बीच में जो डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। और ये रेजोनेंस को कंफर्म करता है, दोनों बॉन्ड लेंथ का इक्वल होना रेजोनेंस को कंफर्म करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके हाथ में 5 का नोट हो और आपके सामने दूसरा बंदा कोई खड़ा हो, आप उसे 5 का नोट दें और इतना तेजी से एक दूसरे के बीच में 5 के नोट का एक्सचेंज करें, देखने वाला ये बता ही नहीं पाए कि किसके पास है 5 के नोट। जब तक इंडिकेट करे कि उसके पास है तो वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा, जब तो दूसरे के पास इंडिकेट करें तो बराबर वाले के पास। ये डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि वो 5 का बॉन्ड 5 रुपए का नोट जो है वो है किसके पास। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको लगा होगा। बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या रहता है, मिसकंसेप्शन ये रहता है कि अगर सर ऐसी बात है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है आइसोलेट करके दिखाइए, ये स्ट्रक्चर आइसोलेट करके दिखाइए जिसमें एक बार डबल बॉन्ड आ रहा हो और एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा हो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इंटर कन्वर्जेंस इतना फास्ट है कि हम अगर चाहें कि इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आइसोलेट कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग रेजोनेंस के बारे में गलत मिसकंसेप्शंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं, उसको क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ बताया गया। देखिए क्या क्या बताया गया है, मैं इसको एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये एग्जाम्पल देखिए कार्बोनेट का डिस्कस करता हूँ। देखिए सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बोनेट है CO2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ बना हुआ एक बार यहाँ आ गया। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में एक बार यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तीनों बॉन्ड लेंथ है ये सी बॉन्ड O सी बॉन्ड O सी बॉन्ड O, तीनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और इक्वल बॉन्ड लेंथ का होना ये बात कंफर्म कर रहा है कि कार्बोनेट मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। जो मिसकंसेप्शन की बात कर रहा था वो ये है, देखिए आपके सामने many misconceptions are associated with resonance and the same need to be dispelled। उसको dispel करना बहुत जरूरी है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो देखिए, the canonical forms or resonating forms have no real existence।
एक तो ये कि जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैंने आपसे कहा इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, मैं आपको ये स्ट्रक्चर आइसोलेट करके नहीं दिखा सकता। Second, the molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form, and for other fraction of time it in other canonical, कभी इसमें रहेगा, कभी इसमें रहेगा, अलग अलग फॉर्म्स में रहेगा। There is no such equilibrium between the canonical form as we have tautomeres। ये आपने पढ़ा नहीं tautomeres, लेकिन इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता कि आप कहते हो इसकी परसेंटेज इतनी, इसकी परसेंटेज इतनी, ऐसा नहीं होता। द मॉलिक्यूल एज सच हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is the resonance hybrid of the canonical forms and which cannot as such as depicted by Lewis structure। जैसा आपको लग रहा है कार्बोनेट के ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही कुछ होना चाहिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उसका इंटरमीडिएट होगा, राइट। तो इस तरह से ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने चाहिए बच्चों के, अदरवाइज उनको कंफ्यूजन बना रहता है।